हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे पेडागॉजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन की जो प्रैक्टिस सीरीज है 15, जो कि आपके DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ये जो PRT का भी आएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ 2014 में आए हैं, कुछ इसके बाद आए हैं, और बहुत सारे कुछ नए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एकदम नए होंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281, यानी कि 281 क्वेश्चन है। कहता है क्यूड स्पीच का आविष्कार कब किया गया था। आप जानते हैं जो क्यूड स्पीच होती है, इसका आविष्कार कब हुआ है। चलिए देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला 1990, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1999 यानी कि 1990, या फिर 1974, या फिर 1966, या फिर 1999। क्वेश्चन नंबर 281 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1966। ये जो क्यूड स्पीच है ना, ये एक प्रकार का संप्रेषण का माध्यम है, आप इसे जानते हैं। हालांकि इसको डिटेल से पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये बधिरांध बच्चों के लिए, बधिर एवं बधिरांध बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर, खास करके बधिरांध बच्चों के लिए यूज किया जाता है। बेहतरीन जो क्यूड स्पीच है। और अगर आपको ये भी सवाल आ जाए कि इसके जो आविष्कार किसने किया, तो एक महोदय थे, डॉक्टर ओरिन ओरिन कॉर्नेट, डॉक्टर ओरिन कॉर्नेट, डॉक्टर ओरिन कॉर्नेट, ये कौन है? ये इन्होंने इसका आविष्कार किया। अभी आपसे ये भी सवाल करेगा कि ये ओरिन कॉर्नेट किया, लेकिन वो कौन सा विश्वविद्यालय था जहाँ पे किया गया, कौन सी जगह थी? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो था एक यूनिवर्सिटी थी जो गैलाडेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। गैलाडेट यूनिवर्सिटी ये, और 1966 में बना था। ये हमारा सवाल ही था। तो ये आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। बाकी जो वो मोर इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 282, 282 यानी कि 282, 282 का जो हमारा सवाल है, कहता है कि किसे 1864 में यानी कि 1864 में बधिर और नेत्रहीन दोनों बच्चों के लिए एक व्याकरण विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। पहला है DSMNR यूनिवर्सिटी, यानी कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन बी ये जो JRD यूनिवर्सिटी, यानी कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन सी गैलोडेट यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन डी AYJNISHD। तो आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 282 है, इसका जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो गैलोडेट यूनिवर्सिटी है, ये पहले क्या था, एक विद्यालय के रूप में था। किन बच्चों के लिए? जो डेफ एंड ब्लाइंड बच्चों के लिए। और ये एक व्याकरण विद्यालय के नाम से उस समय फेमस था। उस समय इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, ये सब बहुत नए क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपके लिए नए हो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, सवाल DSSB में कैसे भी आ सकता है। मैं इनको खोज खोज के बहुत आपके लिए बनाता हूँ, ताकि कहीं से भी सवाल करेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप दूसरों तक जरूर पहुँचाए कीजिए, सभी को लाभ होगा। जो गैलोडेट यूनिवर्सिटी है, अब ये सीधी सी बात है कि 1864 से इनका शुरुआत हुआ। अभी कोई पूछेगा कि DSMNR यूनिवर्सिटी है, तो वो 2008 में, ये 2008 से रिलेटेड है। जगत गुरु रामभद्राचार्य तो 2001 से रिलेटेड है। और जो गैलोडेट यूनिवर्सिटी वो 1864 से मैंने बता दिया है।
एंड जो AYJNISHD है, जो अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी जो मुंबई में स्थित है, वो 1983 से रिलेटेड है। ये सब सेशन है रिलेटेड है, मतलब इस सन में इनका स्थापना हुआ था, उसी समय से शुरुआत हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283। बेहतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते भी होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283 कहता है टेक उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया था। टेक उपागम, जिसको आप टीच भी शायद कहते होंगे। टीच का जो फुल फॉर्म होता है मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो फुल फॉर्म है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन। ये खास करके ऑटिज्म बच्चों के लिए एक लर्निंग प्रोग्राम था। एक बात और बता देता हूँ इसमें, ये सबसे पहले 1 वीक के लिए बनाया गया था। ये जो टेक प्रोग्राम है इसको सबसे पहले 1 वीक के लिए बनाया गया था, इसके बाद ही वो आगे आगे बढ़ाते चले गए। तो हालांकि इसका विकसित किसने किया, देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला डॉक्टर एरिक शॉपलर, ऑप्शन बी डॉक्टर रॉबर्ट रिचलर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर लोवास इवार। तो क्वेश्चन नंबर 283 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों महोदय हैं, हालांकि किसी की ज़्यादा भूमिका होती है किसी की कम, लेकिन ये है कि जो दोनों का नाम मिलता है तो ये दोनों इसके आविष्कारक हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 283 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑटिज्म बच्चों से कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है कि टेक किससे संबंधित है, तो ये ऑटिज्म बच्चों से, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 284 क्या कहता है। क्वेश्चन बेहतरीन है, आप थोड़ा सा इनका डिटेल जो मैं बताता हूँ उसे भी आप एक बार सुना करिए। ऐसा नहीं कि भागा भगा करके और पॉज करके सिर्फ ये देखा कि मैंने किस पे टिक किया, सही का निशान लगाया वही सही है, जो बीच की जानकारी है ना वो आप मिस कर देते हैं। फिर देखते हैं कि एलोपेशिया एरिटा किससे संबंधित है। ये ऐसी बीमारियां हैं या किस बीमारी से संबंधित हैं, तो ये सब खतरनाक है। ये आप पूछता है DSSB का स्पेशल एजुकेशन का कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी सवाल कर सकता है। चलिए देखते हैं जो एलोपेशिया एरिटा किससे संबंधित बीमारी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला खाने से तो नहीं है क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा है, आप इसे जानते होंगे। ऑप्शन बी पाचन शक्ति से, ऑप्शन सी त्वचा से, ऑप्शन डी बालों से। तो क्वेश्चन नंबर 284 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बालों से संबंधित है, हेयर से संबंधित है हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285 क्या कहता है। थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला कहता है कि तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी जो मांसपेशियों को कमजोर करती है और शारीरिक कार्य को प्रभावित करती है। हमारे ऑप्शन बी बालों की एक बीमारी जिससे सभी बाल झड़ जाते हैं। ऑप्शन सी त्वचा की एक बीमारी जो हमेशा के लिए है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 285 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 286 क्या कहता है। कहते हैं कि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी को सबसे बड़ी कठिनाई का अनुभव हो सकता है। पहली पीढ़ी कौन होता है जी? फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन होता है? ये ऐसे होते हैं कि जिनके जो माता पिता होते हैं वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के लर्नर हैं। और इनके अनुसार 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला है कि वर्कशीट में लिखना, ऑप्शन बी स्वयं अध्ययन या सेल्फ स्टडी, ऑप्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, या फिर ऑप्शन डी पहली भाषा सीखना। क्वेश्चन नंबर 286 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बच्चे करते कहाँ हैं, पढ़ाने से तो उनकी हालत खराब रहती है। तो इस समय आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र लगभग 15 से 18 साल रहती है। इनको तो जितना पढ़ाओ उतना ही है, बस इनको ज़्यादातर आप जानते हैं कि घर में सेल्फ स्टडी कम करते हैं। अब तो धीरे धीरे शुरुआत होने लगी है, बट ये क्वेश्चन आपका जो आया था ये DSSB के एग्ज़ाम में TGT के 2014 में आया हुआ है और इसका ऑप्शन बी सही बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 287 क्या कहते हैं, 287 क्या कहते हैं कि 6 से 11 वर्ष के बच्चे आनुपातिक रूप से पतले हो जाते हैं।
क्योंकि वो आखिर मतलब किस लिए पतले हो जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, बहुत अनुभव है। ऑप्शन बी, अवधि के दौरान ऊंचाई हासिल करें या करते हैं, मतलब गेन हाइट ड्यूरिंग पीरियड, उस समय पीरियड में 6 से 11 साल तक में वे जो अब उनका जो ऊंचाई है या जिनका कहीं की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, हाइट ज़्यादा हो जाती है। या फिर ऑप्शन सी, जंक फूड खाते हैं। ऑप्शन डी, खूब टीवी देखते हैं। ये भैया टीवी देखने से और वो उनका पतला होने से कोई मतलब नहीं है, अनुभव से भी रिलेटेड नहीं है, जंक फूड से भी रिलेटेड नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 287 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति ज़्यादा लंबे हो जाते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा पतलापन रहता है। अगर आप इस समय देखेंगे अनुपातिक तौर पर तो ऐसा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288 क्या कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखते हैं किसके कारण। पहला है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन बी, विकास की दर। ऑप्शन सी, विकास का क्रम। ऑप्शन डी, विकास के लिए सामान्य क्षमता। यानी कि इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है 288 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की दर, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही विकास होगा, लेकिन ये तय है कि वृद्धि और विकास होता है। विकास का क्रम भी निश्चित रहता है कि होगा ही उसी क्रम में। विकास के लिए सामान्य क्षमता भी सब में होती है, लेकिन जो रेट है वो एक जैसा नहीं हो पाता है। तभी आप देखते हैं कि विकास किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का डिले हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 289 क्या कहता है। 289 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कथन कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 में हुआ। कथन दूसरा कहता है कि विश्व प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या ये दोनों सही है या गलत है, क्या है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ए, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन सी, केवल कथन एक गलत है। या फिर ऑप्शन डी, केवल कथन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 289 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन सही हैं। बाकी आप थ्योरेटिकल इन सब जितनी डिसेबिलिटी की हैं लगभग 21 डिसेबिलिटीज़ का वीडियो बन चुका है, और जो भी बचे होंगे और बन जाएंगे, आप ज़रूर उन्हें देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290 क्या कहता है कि चेरी, चेरी क्या है, एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी कक्षा ली और वापस आने के बाद उन्होंने अपने छात्रों के साथ एक यात्रा पर चर्चा की। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, मतलब मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और बच्चों को ले गए, आप फील्ड ट्रिप में विजिट में ले गए, और वापस जब आप आएँ तो आप क्या करते हैं। अगर आप आ करके यात्रा पर चर्चा करते हैं तो यानी आप क्या कर रहे हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन सी, आकलन के लिए सीखना यानी कि लर्निंग फॉर असेसमेंट कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन डी, आकलन की सीख यानी कि लर्निंग ऑफ असेसमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 290 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, मतलब कि बाद में आए सीखने का आकलन, यानी कि सीख चुके हैं, वहां से उन्होंने क्या सीखा है, तब हम आकलन कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 291 क्या कहता है। कहता है कि सामान्य मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान उस शैक्षिक मनोविज्ञान से भिन्न है। यानी कि ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान, ये किससे भिन्न है इन चारों में से। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, बच्चे से संबंधित है न कि वयस्क के साथ, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे मनोविज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन बी, सीखने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, बिल्कुल। ऑप्शन सी, केवल अनुप्रयोगों के साथ डील करें न कि सिद्धांत के साथ, तो ये भी संबंधित है। ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा, क्योंकि समान क्षेत्र से कुछ डेटा का चयन और जोर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 291 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डेटा वोटा से रिलेटेड है, ये कुछ अलग ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 292 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक शिक्षक की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मतलब आजकल देखो बिना कारक के तो कुछ होता नहीं है, तो इसमें से भी मेन कारक है। चलिए देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है उनका व्यक्तित्व और कक्षा से संबंधित होने की क्षमता है। ऑप्शन बी, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण और
दृष्टिकोण, अच्छा अच्छा, इसका एटीट्यूड एंड आउटलुक, जो एटीट्यूड तो दृष्टिकोण हो गया, जो इनका आउटलुक है वो दूरदृष्टा भी कह सकते हैं आउटलुक को, या दृष्टिकोण भी हिंदी आपको मिलेगा, बट दूरदृष्टा भी कहेंगे तो चलेगा। ठीक है। ऑप्शन सी, उनकी मौखिक सुविधा और संगठनात्मक क्षमता, या फिर ऑप्शन डी, उनकी विद्वता और बौद्धिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 292 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि उनका व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी होना चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए क्लास से रिलेटेड, जो आप एकदम कंटेक्चुअल होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को ले करके हर चीज़ से नहीं जोड़ सकते। जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी क्षमता अगर अन्य चीज़ों में है और जो आप संदर्भ में नहीं रह रहे हैं, तो फिर आपको एक बेहतर कारक नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293 क्या कहते हैं। कहता है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का व्यवहार उनके द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है। किन के द्वारा होता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, कॉन्शियस मोटिव्स, यानी कि सचेत उद्देश्य जो हमारा प्रेजेंट टाइम का होता है, तो उससे इतना ज़्यादा नहीं होता है, एकदम तुरंत होता है, तुरंत रफा दफा हो जाता है। ऑप्शन बी, सहज विमोचन मंत्र, यानी कि इनेट, सहज का मतलब जन्मजात भी कह सकते हैं इसको, पहले से। या फिर ऑप्शन सी, अचेतन उद्देश्य। या फिर ऑप्शन डी, निश्चित कार्यवाही पैटर्न या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 293 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जो उद्देश्य आपके पूरे नहीं हो पाते, तो वो बाद में व्यवहारिक रूप से बहुत परेशान करते हैं। आपका कोई उद्देश्य है जो रह जाता है, आपने कोई बनाया, और ये मानसिक रूप से बाद में भी बहुत प्रभावित करते हैं, हमेशा कोरे देते हैं। कोई आपको ऐसी परिस्थिति मिल जाती है, तो आपके व्यवहार में तुरंत परिवर्तन ला देते हैं और अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। ये भगाई है पीडीएफ, चलिए देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 294। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 294 क्या कहता है। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 293 था, वो उसका ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 294 देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया। आखिर ये कौन सा अधिनियम है, चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 294 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अधिकतर क्वेश्चन आपके टीजीटी में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम टीम का हिस्सा नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, बच्चे के माता पिता। ऑप्शन बी, बच्चे के नियमित शिक्षक। ऑप्शन सी, स्कूल के प्रतिनिधि। ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 295 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए, बी, सी तीनों हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखिए, अब बच्चे के माता पिता, कौन से बच्चे के माता पिता, तो एक चीज़ और जान लीजिए, क्योंकि आईपी जब आप करते हैं ना, तो उस समय आप करते हैं स्कूल में, टीचिंग संस्थान में, हर समय टीम का हिस्सा नहीं बने रह सकते हैं माता पिता भी, और नियमित शिक्षक तो बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ होंगे। देखिए, आईपी क्या है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है एक किसी बच्चे के लिए। तो एजुकेशन से जुड़ी जो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव को भी जोड़ देंगे तो बोलेंगे भाई साहब वो हेल्प करता है, मदद करता है, लेकिन अगर एजुकेशनली रिलेटेड टू देखेंगे ना, तो वो आपको मिलेगा एक स्पेशल एजुकेटर मिलेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी मिल सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिल सकता है, आपको असेसमेंट से रिलेटेड जो व्यक्ति होगा वो मदद कर सकता है, बट मोर देन जो होता है ना, वो स्पेशल एजुकेटर का ही जोरदार भूमिका होता है।
और ये आपका आ चुका है सवाल में टीजीटी में, और वो भी सही यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम टीम का हिस्सा नहीं है, तो वो है तीनों नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 296 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पूर्व स्कूली बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदाताओं द्वारा सेवा दिए जाने के प्राथमिक कारणों में से नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा शायद कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पूर्व स्कूली बच्चों, अजय इसमें क्या पूर्व स्कूली कौन होता है, ये जो प्री स्कूल होता है या जिसे हम प्री प्राइमरी कहते हैं, उन बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदाता कौन होता है, जो सर्विस देता है, जो स्पेशल एजुकेटर होता है, दिए जाने के प्राथमिक कारण कौन नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला विकासात्मक विलंब, ऑप्शन बी आत्म केंद्रित यानी कि ऑटिज्म, ऑप्शन सी वाणी और भाषा क्षति, ऑप्शन डी स्पाइना बाइफिडा। तो देखिए प्राथमिक कारण में से 3 तो रिलेटेड हैं कि डेवलपमेंटल डिले, ऑटिज्म एंड ये रिलेटेड तो हो सकता है, बट स्पाइना बाइफिडा है ये हमारा रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है, डेवलप नहीं हो पाता है, तो उससे संबंधित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 296 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 297 क्या कहता है। एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक बन जाएगा यदि, मतलब जो शिक्षक है वो एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है प्रभावी रूप से, लेकिन कैसे, क्या करेगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला कि वह निर्देशात्मक एड्स का उपयोग करता है, ऑप्शन बी वह छात्रों को जो सिखाता है उसका अर्थ निकालने में मदद करता है, ऑप्शन सी वह शिक्षण के बीच प्रश्न पूछता है, ऑप्शन डी वह छात्रों को विषय पर प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 297 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि वह छात्रों को जो सिखाता है उसका अर्थ निकालने में मदद करता है। तो सीधी सी बात है भाई, अर्थ निकालने में मदद करता है जैसे कि वो खुद बोलता है, जैसे मैं कहूँ कि ये शब्द बोलो, मैं भी पहले बोलूँगा और फिर स्टूडेंट बोलेंगे, तो इससे क्या होगा कि मदद करता हूँ, तो एक बेहतर कम्युनिकेटर भी हो जाता है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 298 क्या कहता है, देखते हैं। कुष्ठ रोग के कारण होने वाले त्वचा के धब्बे से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। मतलब कुष्ठ रोग हो जाता है तो आप जानते हैं कि त्वचा जो हमारा स्किन होता है उसमें बहुत सारे पैचेस आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, तो कौन सी विशेषता नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला कौन सी विशेषता है, तो इनमें से धब्बे से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, इसमें मतलब है पूछ रहा है, नहीं नहीं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला प्रभावित त्वचा पर संवेदना का नुकसान, ऑप्शन बी प्रभावित क्षेत्रों पर त्वचा बहुत गहरी दिखाई देती है, ऑप्शन सी प्रभावित त्वचा पर अत्यधिक दर्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 298 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि प्रभावित त्वचा पर संवेदना का नुकसान होता है अगर धब्बे आ जाते हैं तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 299 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अभिव्यंजक भाषा विकार में, अभिव्यंजक क्या होता है जी, जो अभिव्यक्ति वाली भाषा होती है, अभिव्यंजक मतलब अभिव्यक्ति, तो जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है कौन विकार में हो सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला वाणी की सीमित मात्रा, बिल्कुल सीधी सी बात है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच है, वाणी सही से नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन बी नए शब्द सीखने में कठिनाई होती है, बिल्कुल। ऑप्शन सी सही शब्द खोजने में कठिनाई होती है, तो ऑप्शन डी ऊपर के सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 299 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऊपर के सभी विकार में हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 300 क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक कारण नहीं है जो अक्सर ध्वन्यात्मक विकार से जुड़ा होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला श्रवण बाधित, ऑप्शन बी भंग तालु क्लेफ्ट पैलेट। आप देखते होंगे कि
किस तरीके से जो मुंह और होंठ के जो ऊपर छत टाइप होती है, बनी होती है, जो वो खुलना या उसका फूटना जो होता है वो अलग होना, या जो कहते हैं वो क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। ऑप्शन सी छोटे ललाट लोब यानी कि स्मॉल फ्रंटल लोब्स। आप जानते हैं कि जो फ्रंटल लोब होते हैं ये सब बड़े काम के हैं, हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जिनमें स्मृति, कॉग्निटिव, संवेदना, इन सब में बड़ा इन्हीं का मेन काम होता है। ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क की पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी। तो क्वेश्चन नंबर 300 का जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल फ्रंटल लोब्स। तो ये शारीरिक कारण नहीं है, बाकी सभी शारीरिक कारण हैं। ए और बी और डी तीनों शारीरिक कारण हैं। छोटे ललाट जो लोब हैं ये इंटरनल फंक्शन है जो हमारे माइंड का, वो उससे रिलेटेड है, इसलिए ये उससे रिलेट नहीं करता है। तो ये आज के 20 क्वेश्चन आई होप आपको बेहतर लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कितने कर पाएँ। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।